नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कबाड़ में भविष्य। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा नारा जिसने करोड़ों गरीब बच्चों की आंखों में डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने का सपना सजाया। सरकार करोड़ों खर्च करती है ताकि गांव के आखिरी छोर पर बैठे बच्चे के हाथ में कलम और किताब हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से जो तस्वीरें आई हैं वो शर्मसार करने वाली हैं। यहां बच्चों के हाथों में जाने वाली किताबें कबाड़ की दुकान पर रद्दी के भाव तौली जा रही हैं। आखिर किसका ये पाप? हमारी खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें किसी कचरा घर की नहीं बल्कि बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के मेटकहा चौराहे स्थित कबाड़ घर की हैं। गौर से देखिए इन पन्नों को। ये वो शब्द हैं जिन्हें पढ़कर किसी मजदूर का बच्चा अपना भविष्य संवारने वाला था। सत्र 2026-27 की ये चमचमाती किताबें जिन्हें क्लासरूम की मेज पर होना चाहिए था, आज एक कबाड़ के ट्रक में लावारिस पड़ी। जब सरकारी तंत्र सब बढ़े का नारा बुलंद कर रहा है, तब बहराइच में शिक्षा की अलग को रद्दी के भाव बेचा जा रहा है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, ये उन नौनिहालों के सपने की हत्या है जो फटी पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये किताबें आने वाले सत्र की हैं, यानी बच्चों तक पहुंचने से पहले ही इन्हें सिस्टम के दीमक चट कर गए। दिलसाद कबाड़ी की दुकान पर लदे इस ट्रक ने महकमे की पोल खोल कर रख दी है। राहगीरों ने जब इन किताबों को देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। सूचना मिलते ही रामगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि मुरादाबाद ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक में करीब 50,000 से अधिक किताबें लदी हुई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को सीज कर दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी गोदाम से कबाड़ की दुकान तक का ये सफर किसके इशारे पर तय हुआ? वहीं पूरे मामले को लेकर जब डीएम अक्षय त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में है, बेहद गंभीर लापरवाही है। हमने जांच के लिए टीम गठित की है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कल देर रात सरकारी फोन पे सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक के माध्यम से सरकारी किताबें ट्रांसपोर्ट कराई जा रही, तो उसको पकड़ा गया है। वर्तमान में वो ट्रक को थाने लेके आया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसकी जांच के लिए भी कोई टीमें गठित की गई? इसमें क्योंकि जो हमारे जिले के शिक्षा विभाग है उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जिले का जो स्टॉक है वो पूरा है, तो ऐसे में एक प्रशासनिक समिति के माध्यम से उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो सेपरेटली किताबें पाई गई हैं उनके विषय में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान में जो जहाँ तक बात आई उसमें जिले की किताबें पूरी पाई गई हैं, तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि इसकी चेन एक बार पूरी समझ में आएगी कहाँ पे जा रही है, जिसमें पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसको पकड़ेगी। बहराइच की यह घटना व्यवस्था के गाल पर एक तमाचा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और शिक्षा का मंदिर व्यापार का अड्डा बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? उम्मीद है कि डीएम की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उन चेहरों को बेनकाब करेगी जिन्होंने चंद रुपयों के लिए हजारों बच्चों का भविष्य कबाड़ में फेंक दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आखिर सरकारी गोदाम से कबाड़ की दुकान तक ये जो किताबें हैं और ये हजारों की संख्या में इन किताबों ने इतना रास्ता कैसे तय किया, किसकी मिलीभगत से तय किया और नौनिहालों के इस भविष्य को रद्दी की दुकान तक पहुंचाने का पाप किसने किया? ये बड़ा सवाल है। और ये जनपद अकेले जनपद बहराइच की तस्वीरें नहीं हैं, कई अन्य जनपदों से ऐसी तस्वीरें समय समय पर आती रहती हैं। ये जनपद बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगाती है खबर है। एक तरफ सरकार करोड़ों का बजट इन विद्यालयों पर खर्च करती है, बैग, स्कूल ड्रेस और किताबें मुफ्त इन बच्चों को दी जाती हैं। इन गरीब नौनिहालों को इसलिए दी जाती हैं ताकि शिक्षा की अलख गांव के गांव और हर घर तक पहुंचाई जा सके। कोई भी गरीब, कोई भी वंचित व्यक्ति भी शिक्षा से दूर, उसका मासूम भी शिक्षा से दूर ना रह सके। लेकिन हकीकत जब ऐसी नजर आती है तो सोचने के लिए
मजबूर होना पड़ता है और सवाल भी कई खड़े होते हैं कि आखिर इसका गुनहगार कौन है। किताबें जो बस्ते में होनी चाहिए वो कबाड़ के ट्रक में क्यों हैं? सब पढ़े का नारा आखिर जमीन पर शर्मसार करता क्यों नजर आता है? सत्र 2026-27 की ये किताबें कबाड़ में क्यों नजर आती हैं? सरकारी गोदाम से कबाड़ तक का ये खेल किसके सह पर खेला जा रहा है? 50,000 से ज्यादा किताबें ये ट्रक पर पहुंचाने का गुनहगार कौन है? और इस खबर पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे उनके साथ। हमारे साथ आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, हैदर अली सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप मलिक शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, विनय कक्कड़ जी प्रवक्ता अभिभावक संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले विनय कक्कड़ जी आपके पास आते हैं, आपका रुख करते हैं और ये गंभीर सवाल कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा जिसकी शर्मसार करती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? 50,000 के आसपास ये किताबें हैं, जो किताबें इन मासूमों के बैग में होनी चाहिए थी। 26-27 सत्र की ये किताबें हैं, वो किताबें कबाड़ की दुकानों तक कैसे पहुंची, इसका अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। सभी को मेरा नमस्कार, आपको भी और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी, और के न्यूज का एक बार पुनः धन्यवाद ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेके आना और ये निकाल के लेके आना कि क्या हो रहा है धरातल पे। इसके लिए आप के न्यूज की पूरी टीम बधाई की पात्र है। शुक्रिया। और चिंता का विषय जो ये है मनोज जी, ये हम हर बार जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी जड़ में जाके देखना चाहिए। तो कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार या पिछली सरकार है जी, अगर एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, अगर शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है, तो ये सब दयनीय स्थितियां हमारे पास लगातार आती हैं। चाहे वो आरटी के दाखिले की बात हो, चाहे सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति हो, या अब जो बच्चों के लिए संसाधन रूपी ये पुस्तकें हैं इनका कबाड़ में पहुंचना हो। और मुझे लगता है इसके जो सबसे ज्यादा दोषी है ना, वो हम आम जनता और अभिभावक ही हैं। क्योंकि हम जब इलेक्शंस में, चुनावों में वोट देते हैं, तब हम अपने नेता को कहीं ना कहीं झकझोर नहीं रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को आपने जो बाजार में बाजारीकरण करके और इन्हें बेचने के लिए बाजार में रख दिया है, इससे इस पूरे के पूरे सिस्टम से बाहर निकालिए इसे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार ना हम खुद हैं, क्योंकि हम शिक्षा जैसे अहम मुद्दे को आज भी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को जगा नहीं पा रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा आवश्यक है और इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजनीति आज भी जाति, धर्म और इनके इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि होनी चाहिए वो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था को लेके। जी ठीक है, निश्चित रूप से विनय कक्कड़ जी, ये तस्वीरें निश्चित रूप से शर्मनाक हैं और सर्व शिक्षा अभियान का नारा और सब पढ़ें सब बढ़ें का ये जो नारा शर्मसार कर रहा है और ये चीख चीख कर कह रहा है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, ये पाप किसने किया है। जो किताबें मासूमों के बैग में होनी चाहिए थी, वो किताबें आखिर रद्दी के कबाड़े में या रद्दी के ट्रक में कैसे पहुंची हुई हैं। हमारे साथ नाहिद अकील जी जुड़ी हुई हैं। नाहिद अकील जी, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है निश्चित रूप से मन को पीड़ा होती है और सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, हर व्यक्ति सोचता है। और ये जो ऐसी तस्वीरें आती हैं, ये साफ तौर पर ये परिलक्षित करती हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की ये हजारों पुस्तकें जो नौनिहालों के बैग में होनी चाहिए थी सत्र की शुरुआत में, वो रद्दी के ढेर में है। शिक्षा विभाग पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। हालांकि इस ट्रक को सीज जरूर कर दिया गया है, लेकिन बड़े सवाल यह हैं कि गोदामों से ये रद्दी के कबाड़ तक किताबें पहुंची कैसे। 2, 4, 10, 20, 50 किताबें होती तो ठीक था, मान लिया जाता, लेकिन सरकारी गोदाम से इतनी बड़ी संख्या में किताबें इस कबाड़ी को गोदाम तक और उसमें लोड होते ट्रक तक कैसे पहुंची। आसपास के लोगों ने जब ये तस्वीरें बनाई है, इसका वीडियो वायरल किया है, तब जाकर हड़कंप मचा है। और जो जिम्मेदार हैं वो अब तक आंखें मूंदे नजर आ रहे हैं।
नाहिद जी। मैं कह रही हूं कि अब नौनिहालों की बात करना तो हमें बंद कर देना चाहिए। जब सत्ता में बैठे लोग विदेशों में जाकर नौनिहालों का चीरहरण कर रहे हैं तो उसके सामने तो ये बात बड़ी छोटी हो जाती है। आप देख रहे हैं किस बदतमीजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बताया जा रहा है, और दूसरे देशों में लोग इस्तीफा दे रहे हैं और यहाँ सीना तान करके बैठे हुए हैं। तो बच्चों की शिक्षा पे, वो भी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पे आप नौनिहालों की बात कर रहे हैं। ये तो अब इतने बड़े बड़े कांड के बाद बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब चीरहरण कोई कर सकता है तो पढ़ाई की क्या बात करेगा। भारत की एक बेचारी नाबालिग बच्ची जिसको 2020 में मेल किया जाता है हमारे मंत्रालय को, उसका 5 साल बीत गया, सुध नहीं लिया। तो ये पढ़ाई में उस स्कूल की बात जहां पर गरीब बच्चे जाते हो, और आप बता दें कि 50,000 किताबें किसी एक स्कूल में नहीं गई होगी कि स्कूल के टीचर को कह दिया जाए कि उसने बेच लिया है और बच्चों का दाखिला नहीं किया। ये बाकायदा इसमें बीएसए शामिल है। बिना बीएसए के मिली भगत के इतना बड़ा जखीरा बेचा नहीं जा सकता। और ये कैसे इस पैसे को हजम कर लेंगे कि बताइए, गरीब बच्चों की पढ़ने के लिए किताब आए, आज रद्दी भी खाने के लिए तैयार हैं ये लोग। रिश्वत तो छोड़ दीजिए, जो बची किताबें उसको भी रद्दी में बेच करके आप अपना पेट भर रहे हैं। अगर जरा सा भी योगी जी को इसके ऊपर शर्म है, मैं तो यही कहूंगी, तो तत्काल बीएसए को सस्पेंड कर दें बहराइच के। कैसे ऐसे हो सकता है? इतनी बड़ी मात्रा में किताब आएगी और आप बेच ले जाएंगे उसी सत्र की किताबें। इस देश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ कहना नामुमकिन हो गया है। ठीक है, ठीक है नाहिद जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का भी चर्चा में स्वागत करते हुए आलोक जी हम आपका रुख करें। आलोक जी, बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, सर्व शिक्षा अभियान को वो साफ तौर पर मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है, पलीता लगाती नजर आ रही है। जो किताबें 2026-27 सत्र की किताबें बच्चों के बैग में होनी चाहिए थी, वो किताबें, और थोड़ी बहुत नहीं हजारों की संख्या में किताबें हैं, वो कबाड़ी के ढेर में है, कबाड़ी के ट्रक में लदती नजर आ रही हैं। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? डीएम ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन बड़े सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये किताबें सरकारी गोदाम से रद्दी के कबाड़ तक सफर किसके सह पर करती है, और अब तक कार्रवाई कोई ऐसी नजर नहीं आई। आलोक जी। आलोक जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। अब मिल रही है? बिल्कुल। देखिए, मैं इस न्यूज को सुन के खुद से बहुत हतप्रभ हूं जी। और मैंने शुरू में भी आपके डिबेट्स में बहुत दफा ये कहा है कि यूपी में अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है जी। जिस कड़ी को हमें तोड़ना होगा अगर प्रदेश को साफ सुथरा आगे बढ़ाना है तो। उसी कड़ी में आज ये भी बात सामने प्रदर्शित हुई है। मैं बहुत पीड़ित हूं इस बात को जानकर कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो लोग भी हैं, जैसा कि अभी बहन जी ने कहा, सस्पेंड करना ही सिर्फ नहीं इसका मापदंड होना चाहिए। इनको राष्ट्रद्रोह के ट्रायल में लेना चाहिए। और जो राष्ट्रद्रोही पॉस्को एक्ट में जो लगते हैं, जो भी नियम उस पर लागू होते हैं, ये उन पर लागू होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रूव करके। अब प्रूव क्या करना है? आपके सामने किताबें हैं जो बेची गई हैं जी, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। और देश को पता लगना चाहिए कि इनके ऊपर कितनी कड़ी और सख्त कार्रवाई हुई है, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने के पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बर्दाश्त है। मैं योगी जी से अपील करूंगा, आपके प्रेस्टिजियस चैनल से, जिसने इसको बहुत तेजी से उठाया है, मैं धन्यवाद दूंगा के न्यूज के सभी रिपोर्टरों को जिन्होंने इसकी खोजबीन की। और मैं चाहूंगा योगी जी से, मैं निवेदन करता हूं, कृपया त्वरित कार्रवाई करके जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएं उन पर कड़ी से कड़ी सजा करें, जो देश को पता लगे कि इस तरीके का खिलवाड़
बर्दाश्त कतई नहीं होगा। निश्चित रूप से ये नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ है। और आलोक वस्त्र जी, मैं प्रशंसा भी आपकी भी करता हूं कि कम से कम ईमानदारी से आपने इस पाप की न सिर्फ भर्त्सना की, बल्कि आपने ये कहा कि कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं तमाम ऐसे प्रवक्ताओं को अगर तमाम डिबेटों में मैं देखता हूं, अगर उनसे सवाल सीधे तौर पर करो तो वो घूम फिर के इधर उधर की बातें करते हैं, मेन मुद्दे की और हल क्या निकलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम आपने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं इस तरीके के इसके पीछे जो भी पाप कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैदर अली जी, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर अली जी, हम आपका रुख करें। हैदर अली, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है और नौनिहालों के भविष्य को चौपट करने वाली है और ये पाप की श्रेणी में आती है। इन बच्चों के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है, उनके हिस्से का हक अगर खाया जा रहा है, भाई कितना आप इन किताबों से कितना पैसा आपकी जेब में आ जाएगा? इन बच्चों के साथ इस तरीके का पाप आप कर रहे हैं, कितना पैसा आप कमा लेंगे? हैदर अली जी। भाई मैंने मन में दो बातें सोची जी, दोनों बातें आज चैनल पे दूसरे लोगों ने कर दी। पहली बात मैंने सोची थी कि मैं वत्स भैया की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सत्य बोला, वो आपने कर दी, तो आपको भी धन्यवाद। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं मोदी जी से इस्तीफा मांगूंगा, वो वत्स भैया खुद ही अपनी सरकार के नाकामियां गिना रहे हैं, इसके लिए इनको सलाम। आपकी बातों से मैंने दो लाइनें लिखी हैं, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन वो आपकी जो बातें कर रहे थे अभी भूमिका में, तो मैंने उससे ही कुछ जल्दी दो लाइनें लिखने का प्रयास किया है। जनता को उलझा दिया धर्म के हेर फेर में, जनता को उलझा दिया धर्म के हेर फेर में, भविष्य बनाने वाली किताबें मिल रही हैं रद्दी के ढेर। ये आप ही के अभी आप ही से प्रेरित होकर मैंने लिखा है। दूसरे दूसरी ये लाइनें आई, जिन्हें प्यार से रखते बच्चे बस्ते में, जिन्हें प्यार से रखते बच्चे अपने बस्ते में, धन लूट बेच दिया उन किताबों को भी सस्ते में। तो जब ये स्थिति बन जाए तो ये बहुत बुरी स्थिति होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन किताबों का सही प्रयोग हो जाता, अगर इन 50,000 बच्चों को सही शिक्षा मिल जाती, तो आने वाले वक्त में जो आज हमारी AI समिट में जो पूरी दुनिया में भद पिट रही है, ये भद नहीं पिटती। इन्हीं नौनिहालों में से कोई ऐसा रोबोट बनाता कि चाइना से लेकर पूरी दुनिया तक इस हिंदुस्तान की इस क्षमताओं को सलाम करती। हमारे पास क्षमताओं की कमी नहीं है, हमारे पास बच्चे इतने योग्य हैं कि वो पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन उनके साथ ये जो अन्याय होता है, जो आज आपने पूरी जनता के सामने अपने सम्मानित चैनल के माध्यम से रखा, ये उसी का प्रमाण है कि हम पूरी दुनिया में आज शर्मसार हैं कि वो रोबोट हमें चाइना से मंगाना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये इन्हीं कारणों से हैं। अभी मैडम ने भी कहा कि BSA, मैं बता दूं आपको, 50,000 किताबें ब्लॉक पर रखी जा सकती हैं, वो भी एक ब्लॉक पर नहीं, उसमें कम से कम 6 ब्लॉक की ये किताबें हैं। इन ब्लॉक जो अधिकारी हैं ABSA, BSA और उस जिले के जिलाधिकारी महोदय, इस चीज के उत्तरदायित्व बनता है उनका कि वो इसका जवाब दें कि आखिर 50,000 बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कैसे हो गया। शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन इस बात को जवाब दें कि वो क्या सो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करें। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है ये ना मुझे पता है और ना वत्स जी को पता होगा। ऐसे शिक्षा मंत्री को भी बर्खास्त करना चाहिए। वत्स जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आज अफसरशाही बेलगाम है। वास्तव में अफसरशाही चल रही है, सत्ता सरकार कहीं नहीं दिख रही है। योगी जी को चाहिए कि वो इस नाकामी से समझते हुए अब उत्तर प्रदेश की जनता को यहां से छोड़ दें और वो दूसरे चुनाव में जाएं और जनता निर्णय ले कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बनेंगे जो गरीब बच्चों को लैपटॉप बांटते थे, वो बनेंगे जो गरीब बच्चों को साइकिलें देते थे, वो बनेंगे जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हजारों रुपए प्रदान करते थे, ड्रेस, शिक्षा और खाना, तमाम चीजें देते थे। और एक तरफ ये लोग हैं जो बच्चों से किताबें भी छीन रहे हैं। अब इनको जनता चुनाव में समय सबक सिखाए, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए और स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित रूप से हैदर अली जी, मैं आपकी भी प्रशंसा करता हूं। आप आज हमारे पैनल में आप और वत्स जी जैसे प्रवक्ता हैं जो निश्चित रूप से इधर उधर की ना बात करके सिर्फ सीधे मुद्दे की बात और वास्तव में जो समस्या है उस पर बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन श्रीवास्तव जी, हम आपका रुख करें। पवन श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें आए दिन कहीं ना कहीं से आती नजर आती हैं और इसका जो इसके पीछे जो लोग होते हैं उन पर कोई ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है जिसका कारण है कि ये तस्वीरें अनवरत पुनरावृत्ति करती रहती हैं। ये जनपद बहराइच से जो तस्वीरें आई हैं, हजारों किताबें जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो किताबें कूड़े के ढेर में हैं
और ये कोई अब तक बताने को तैयार नहीं है कि सरकारी गोदाम से, क्योंकि 2, 4, 10, 50 अगर किताबें होती तो मान लिया जाता किसी तरीके पहुंच सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर किताबें गोदाम से ही पहुंचाई जा सकती हैं और वहां तक कैसे पहुंची ये अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन ये नौनिहालों के साथ छल है और पाप है, क्या कहेंगे आप? हालांकि वत्स जी ने और हैदर अली जी ने साफ तौर पर इसकी भर्त्सना की है। तो जी दुर्भाग्य है हमारे देश के उन नौनिहालों का, उन बच्चों का, प्यारे बच्चों का, जिसकी शिक्षा की संपूर्ण अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उठाती है, तमाम प्रकार की सुविधाएं देती है कि बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उस सुविधाओं का अंत क्या होता है ये हम और आप भली भांति देख रहे हैं। किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, किताबें जो हैं वो पूरे ट्रक से ट्रक पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं किसी 1 विद्यालय, 2 विद्यालय, 4 विद्यालय की किताबें हैं। ये आदित्यनाथ योगी जी के जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये उस पे बहुत बड़ा काला दाग है। क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी होनेस्ट, ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कहे जाते हैं, लेकिन उसके विपक्ष में जो निचले स्तर पे जो दिखाई देता है, ये जैसे आज किताबों की, अगर बच्चों की किताबों की बात करें, भंगार की कबाड़ की दुकानों पे जो मिले हैं प्राप्त, ये भी एक ऐसा दाग है कि चाहे इनके शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, जो भी हो, ये सभी इसके दंड के अधिकारी हैं। इसमें सिंपल सी बातें हैं, केवल खाना पूर्ति करके केवल एबीएसए और बीएसएपी के ऊपर कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता है। इसके अगर कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव हैं या माननीय जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे देश का है, हमारे प्रदेश का है कि जब रोजगार की बातें होती है, शिक्षा की बातें होती है, तो केवल कागजों में होती है और कागजों वाली बातें ये धराशायी रहती है। कभी भी कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी ऐसा होता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति को समझना चाहिए कि धरातल की मूलभूत सुविधाओं पे शिक्षा जैसे स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं पर ऐसे ग्रहण न लगने पाए कि हाँ उन बच्चों की किताबें हों या दवाइयां हों, वो जो है आपको भंगार की दुकानों पे बेचना पड़े, खरीदना पड़े। ये अत्यंत दुख की बात है मनोज जी। मन बहुत मायूस है कि जब नैनिहालों बच्चों की ऐसी बातें होती हैं या फिर मेडिकल की बातें होती हैं, दवाइयों की बातें होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे कांड आते हैं कि जो है मन शर्म से झुक जाता है। लेकिन नेता की बात करें, वो कोई भी पार्टी का नेता हो, उनको कहीं कुछ मायूस दिखाई नहीं पड़ता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। केवल अपनी बातें रखना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद, वो चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं। धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जात की राजनीति करना चाहते हैं, आपसी बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सभी राजनीतिक दल से एक निवेदन हम करते हैं कि स्वास्थ्य पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, रोजगार पे काम करे। जो ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल धराशायी है, कहीं निचले स्तर पर कुछ दिख नहीं रहा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय नेताजी आलोक वत्स जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन इनके बातों करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक इनकी सरकार इस पे कठोर कदम नहीं उठाएगी तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कबाड़ में भविष्य, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से विनय कक्कड़ जी, अभिभावक संघ के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कक्कड़ जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। विनय कक्कड़ जी, शिक्षा की गुणवत्ता की जब बात होनी चाहिए, सुलभ शिक्षा की पहुंच, अभी 1-2 दिन पहले ही आप हमारी चर्चा में थे जब हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से नौनिहालों को नाला पार करके विद्यालय जाना पड़ रहा था। उनको जो है कई महीनों से
जो मासूम बच्चे हैं नाला पार करके विद्यालय जाने को मजबूर थे, उनके हाथों में चप्पल, कंधे पर बैग और उस पानी से होकर गुजर रहे थे। उनके परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि कम से कम एक पुलिया, एक नाला के ऊपर जो है पुलिया छोटी सी बनवा दी जाए ताकि उनको यह सुविधा मिल सके। दर्जनों गांवों का संपर्क मार्ग भी था वो। तो इस तरीके की जब बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान ना देकर, शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा ना करके देश जो है वो जात पात और तमाम ऐसे मुद्दों में उलझा है, तो ऐसी तस्वीरों में जवाबदेही, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं जिसके लिए कोई जिम्मेदारी तय हो नहीं पा रही है, तो कैसे तस्वीर बदलेगी समाज की अगर जो आवाज उठाने वालों को बाकी मुद्दों में उलझा दिया जाएगा? मनोज जी, इसीलिए मैंने आज हमारी इस सत्र के शुरुआत में मैंने यही कहा था, कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन के लेके आ रहे हैं जो कि शिक्षा को एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ के नहीं काम कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जा रहा। और ये जो किताबों का ये प्रकरण आज हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसके रूट कॉज में जाएं, वो बात ठीक है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें संलिप्त जितने भी अधिकारी हैं उनपे कठोर कार्रवाई हो और सचिव लेवल पे, मंत्री लेवल पे कार्रवाई हो। ये एक चीज है जो कि एक डेटरेंट की तरह काम करेगा, नजीर बनेगा कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना करे। लेकिन आप ये सोचिए कि ये क्या नेक्सस है, जो बच्चों के लिए किताबें आई हैं उन्हें कबाड़ में भेज दिया जाएगा और जब सेशन शुरू होगा तो बच्चे महंगी किताबें खरीद रहे होंगे बाजार से। तो कहीं ना कहीं वो जो बाजारीकरण है शिक्षा का, ये उसी का एक कदम है जो ये हमें आज यहाँ दिखने को मिल रहा है कि जो सुविधाएं सरकार के थ्रू आ रही हैं विद्यार्थियों के पास, उनको रोक दिया जाए ताकि वो जो शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं आगामी सत्र में बच्चों को और उनके अभिभावकों को लूटने के लिए, उनके लिए रास्ते खुले। तो मूल कारण है शिक्षा का बाजारीकरण। अगर उस पे सरकारें ध्यान नहीं देंगी, जो कि पिछली सरकारों ने भी नहीं किया और आज भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शिक्षा और चिकित्सा को लेके क्यों उदासीन है, मेरी समझ से बाहर है। और जब तक ये मुद्दे मुख्य मुद्दे नहीं बनते किसी भी चुनाव के, मुझे लगता है ऐसी दुर्व्यवस्था और ऐसी ये दयनीय स्थिति आगे भी हमारे को देखने को मिलती रहेगी। 2 दिन पहले भी चर्चा में जैसा आपने कहा, बच्चे ठंड में भीग रहे थे, आज यहाँ अगर मुद्दा बनता भी है और किताबें बांटी भी जाती हैं, अब नारेबाजी की जाती है लंबी लंबी, जो बड़े बड़े मंचों से जो ये गिनवाए जाते हैं कि समाज को हमने ये दिया, जनता को हमने ये दिया, अस्पताल दिए, विद्यार्थियों को इतनी किताबें बांटी, इतना लैपटॉप बांटा, लेकिन ये कभी नहीं देखा जाता है कि उसका सही इस्तेमाल, सही जरूरतमंद तक वो पहुंच रही हैं। यहां भी ये आंकड़े किताबों में, फाइलों में दुरुस्त कर दिए गए होंगे, फला जनपद को हमने इतनी किताबें दी, फला बच्चों को इतनी किताबें दी, इतना बजट आया, लेकिन ये किताबें रद्दी के ढेर में है, बजट जो है वो खा गए खाने वाले। कुलदीप मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षक नेता है। कुलदीप मलिक जी, आपका भी चर्चा में स्वागत करते हुए। कुलदीप मलिक जी, बहराइच से तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगाती है तस्वीरें। जो किताबें बच्चों को मिलनी चाहिए थी 2026-27 सत्र की किताबें, वो कबाड़ के ढेर में है। क्या लगता है इसके पीछे किसको आप जिम्मेदार मानते हैं और इन मासूमों के साथ पाप कौन कर रहा है? आप शिक्षक हैं इसलिए आप बेहतर बता पाएंगे। जी, देखिए, जहां तक ये घटना है, इस तरीके की घटना की जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए थी, जो किताबें बच्चों का भविष्य संवारती, वे किताब आज कबाड़ियों को बेची जा रही। इसके पीछे गुनाहगार कौन है? भाई, मैं तो सरकार को सबसे बड़ा गुनाहगार मान रहा, और अभी से मेरे जो पूर्व में वक्ता थे, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप भी रिस्पॉन्सिबल है। हम किस तरीके के जनप्रतिनिधि अपनी विधानसभा में, विधान परिषद में, संसद में चुन के भेजते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस पे भी विचार करना पड़ेगा। मनोज जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी के अंदर जो विधान परिषद है वहां पे 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों में 8 सीटें शिक्षक एमएलसी के लिए रिजर्व है। और उन 8 शिक्षक एमएलसी के अगर आप हाल देखेंगे तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे चुन के जा रहे जो शिक्षक ही नहीं,
वे जो है प्रबंधक है। अब कृपा करके ये डिबेट में ना जा कि क्या प्रबंधक शिक्षक नहीं होता, नहीं, शिक्षक एमएलसी के ऊपर शिक्षक का चुन के जाना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन जब लोग ये नहीं देखेंगे कि हम किस तरीके के लोगों को चुन के आगे बढ़ा रहे, क्या वे हमारी आवाज उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, क्या वे हमारी आवाज बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अब हम बाजारीकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम ऐसे लोगों को चुन के भेजेंगे जो बाजारीकरण को बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ फिर हम बाजारीकरण के ऊपर अपनी छाती पीट पीट कर चिल्लाओगे। तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुलदीप जी, सरकार ने किताबें दे दी, ठीक है, सरकार को निगरानी तो रखनी चाहिए थी, लेकिन जिन अधिकारियों के पास ये जिम्मेदारी थी कि स्कूलों तक ये किताबें पहुंचे, जिनको वहां के जो अधिकारी हैं जनपद के, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि सही बच्चों तक और सही विद्यालय तक किताबें पहुंचे, लेकिन वो पहुंच गई कबाड़ के ढेर में। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं, मेरा जहां तक मानना है कि सबसे ज्यादा नौकरशाही जिम्मेदार है, नहीं शिक्षक जिम्मेदार है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वह नौकरशाही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो नौकरशाही भी तो सरकार की है, वो सरकार के अंडर में ही तो काम कर रही। आप एक बात बताओ, सेनापति जैसा होगा, सेना भी तो उसके ये सवाल करेगी। सरकार का प्रबंधन अगर सही होता तो मेरे ख्याल से नौकरशाही ठीक है कुलदीप जी, आपकी बात आ गई। आलोक जी हम एक बार फिर से आपका रुख करें। योगी जैसा शासक और जिस तरीके से योगी जी शासन कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह कहा जाता है कि तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों में भय व्याप्त रहता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो सरकार चलाते हैं, लेकिन कहां डर दिख रहा है अधिकारियों में, कहां किसी तरीके कोई भय दिख रहा है। आराम से सब कुछ, सारी चीजें चल रही होती हैं, गोदाम से किताबें कबाड़ के ढेर तक पहुंच जाती हैं और बड़ी संख्या में पहुंच जाती हैं। ऐसे ही तमाम विभागों में ऐसे ही घपलेबाजी, घोटालेबाजी चल रही होती है, लेकिन डर नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? आलोक जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि यूपी में अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है। तो ये कैसे कंट्रोल होगी? आलोक जी, ये कैसे कंट्रोल होगी? मुख्यमंत्री को इस अफसरशाही के पेच कसने चाहिए, मंत्रियों को पेच कसने चाहिए, लेकिन वो पेच कसे नहीं जा रहे हैं। उल्टे विधायक और सांसद खुद अपने आप को इन अधिकारियों से पीड़ित बताते हैं। देखिए, अभी मैं पवन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कह देने से क्या हो जाएगा, सही माने में बोल रहे थे वो, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अपना जमीर और अपना कॉन्शियस भी तो कुछ बोलता है जी। वो मुझे नहीं गवारा कर रहा कि मैं इसके विरुद्ध कम से कम आवाज तो न उठाने से भी न चुकूं जी। हो सकता है मैं सागर में एक बूंद हूँ, लेकिन वो बूंद को मैं ज्वार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। और मैं प्रशासन से कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी बात कितनी सुनी अनसुनी होगी ये भविष्य तय करेगा, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर योगी जी के संज्ञान में ये बात आई तो निश्चित इसके ऊपर कड़ा फैसला होगा। और जिस तरीके से अफसरशाही हावी है उसको हमें नियंत्रित करने की परम आवश्यकता है। जनता इससे बहुत पीड़ित हो रही है। और रही बात जो आपने कहा डर का, तो डर के नाम पर इन लोगों के घूस मांगने की रकम दुगुनी तिगुनी हो गई है। अरे डर है तो लो ही मत, दुगुनी तिगुनी रकम ले लेने से तुम्हारा डर कैसे खत्म हो रहा है? ये बात संज्ञान में लानी होगी। और मैं फिर से पुनः आपके प्रेस्टिजियस चैनल से मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, कृपया अफसरशाही पर लगाम कसें। अफसरशाही बेकंट्रोल हो गया है और वो अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका जनप्रतिनिधियों ने भी उसके बारे में बहुत दफा पब्लिक फोरम से अपनी आवाज उठाई है। ठीक है मनोज जी बस 10 सेकंड लेना चाहूंगा। मैं आलोक भाई साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो के न्यूज को माध्यम बना रहे हैं, जबकि वो खुद संगठन का हिस्सा है भाजपा के। उन्हें रास्ता निकालना चाहिए कि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जो मुझे करना है अपने स्तर पर, वो निश्चित मानिए मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आलोक जी,
उम्मीद करते हैं और कई ऐसे विषयों पर हमने चर्चा में आपको जोड़ा है और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई भी है। इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री को, इसी उम्मीद के साथ, यही उम्मीद, आलोक जी आपको जोड़ने का मकसद भी यही था। कई चर्चाओं में हमने आपको जोड़ा है और उस पे आपके माध्यम से उस पे संज्ञान उच्च अधिकारियों के और शासन तक पहुंचा है और आज भी हम यही उम्मीद करते हैं। नाहिद जी एक बार फिर से हम आपका रुख करें। नाहिद जी, ऐसी तस्वीरें कोई एक तस्वीरें नहीं होती है, तमाम ऐसी तस्वीरें आती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वत्स जी जो कह रहे हैं वो करेंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई की ऐसी नजीर नहीं बनती है कि ऐसी तस्वीरें आना दोबारा से ना आए। और तमाम मामलों में ऐसा देखा जाता है कि अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है वो बेलगाम होकर, रिश्वतखोरी भी चल रही है, तमाम अन्य काम भी चल रहे हैं और इस तरीके से नौनिहालों के साथ भी पाप किया जा रहा है। डर दिखाई नहीं देता है। देखिए, आलोक जी जमीनी नेता है, वो निश्चित तौर पे कार्रवाई के लिए मेल भेजेंगे, अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रदेश का मुखिया, उसको इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं पता कैसे न लगे। दूसरी चीज ये पैदा होती है कि इतना निडर कैसे हो गया है, इतनी निडरता कैसे लोगों में आ गई है, जब लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं पे उतना त्वरित एक्शन नहीं लिया गया, तभी तो इन अधिकारियों को शय मिल रहा है। आज आप देखिए जिस तरह से मैं कुछ नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर बुलडोजर चलना होता है तो बिना वजह के भी बुलडोजर चल जाता है, धड़ाधड़ गिर जाता है, वोट चाहे कुछ भी कह रहे हो, मकान धराशायी हो जाता है। लेकिन इतने ये वाकया हो रहा है, इसमें आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कैसे, जब आपने छूट दे रखी है एक तबके को कि जो भी उत्पात मचाना मचाओ, तो उसी का संरक्षण लेके ये अधिकारी कह रहे हैं कि भैया खुली छूट है, जो करना होगा, तो हम कैसे उम्मीद करें कि ये आलोक जी शिकायत करेंगे और इस पे एक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। एक नाहिद जी आप जुड़ी रहिए, एक जागरूक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग को बनाने में, इसको 40 साल तक चलाने में हमारे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर ये कुलदीप मलिक जी अगर नेता हैं तो शायद इन्होंने नाम सुना होगा, प्रभाकांत शुक्ला, पीके शुक्ला, डायरेक्टर एजुकेशन से वो रिटायर हुए और उत्तर प्रदेश झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई और उन्होंने इसको बड़े त्याग और बलिदान से चलाया और बनाया। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने बताया कि आगे आने वाले लोग नेता इस देश की शिक्षा विभाग को चला नहीं पाएंगे। हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं चला पाएंगे? बोले ये सारे काम हमसे, जब कालीचरण उस समय शिक्षा मंत्री थे, बोले सारे काम बिना रूल रेगुलेशन के कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये सिस्टम को बैठा देंगे और उसी लिए लूटपाट करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, किसी प्रकार के उत्तर प्रदेश का बैठ चुका है। आज प्रदेश के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं जिसे कुछ आता जाता हो और कोई कंट्रोल कर सके। इनका ये भाव रहता है कि कमा के देते रहो और भारी लूटपाट जो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हैदर अली साहब आपका रुख कर रहे हैं। हैदर अली साहब, जिस तरीके से एक शासक की बात होती है कि नेता और लीडर, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हैं और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, अधिकारियों में कहा जाता है कि अधिकारियों कर्मचारियों में भय व्याप्त रहता है कि पता नहीं कब किसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब सोचना पड़ता है कि इनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर कोई भय और कोई किसी तरीके की कोई डर है ही नहीं। बहराइच के बीएसए की अगर बात करें, तमाम विवादों में रहे हैं, उसके बावजूद भी आराम से कुर्सी पर जमे हुए हैं और ये सब काम इस तरीके के चलते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई उनके इर्द गिर्द कार्रवाई फटकती तक नहीं है। जी मनोज मानस भाई, आपने दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया। बिल्कुल सही बात आपने की कि बीएसए जब कार्रवाई से बचे रहेंगे तो हमें उसका कारण ढूंढना चाहिए। कारण ये है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में जब इतना बड़ा रिश्वत देके आता है अधिकारी, तो अपनी पोस्ट पे बैठता है तो वो हर चीज से पैसा कमाना चाहता है। तो इनको आसान टारगेट दिखा कर बच्चों की किताबें बेच दें, हम तो लाखों रुपए देकर आए, कुछ हजार रुपए इससे भी आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर दिया। रह गई बात मानिए योगी जी की छवि की, तो देखिए छवि होती है जनता तय करती है। जनता ने उन्हें शासन दिया, जनता ने उनको ये अपना राजा चुना। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ अधिकारियों के हवाले कर दिया। और मैं फिर से वत्स भैया की बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी पार्टी की जो यहाँ कलई खोलने, जो सच्चाई खोलने, जो पीड़ा यहाँ बयान कर रहे हैं, उसको मैं बारंबार सलाम करता हूँ। और ये पीड़ा सिर्फ वत्स भैया की नहीं है,
आज ये पीड़ित पूरा उत्तर प्रदेश है और इस पीड़ा से ग्रस्त है। मैंने एक बार और कहा था, एक शेर आपकी नजर पेश करता हूँ कि सारा बदन है जख्मों से भरा हुआ, दर्द भी बेचैन है, कहां से उठूं मैं। तो ये दर्द है जो निकल रहा है बस भैया के दिल से, बस भैया की जुबान से। दिल पे जब चोट लगती है तो जुबान बोलती है। तो मैं जानता हूं बस भैया के हृदय पे कहीं चोट है और उनकी जुबान से वो शब्द बयां हो रहे हैं। तो ये जो बच्चों के भविष्य को भी जो खिलवाड़ में लगा सकते हैं, बच्चों के भविष्य से जो खेल। अब देखिए, एक तरफ मानिए अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने बच्चों को, जो अभी आपने एक नाले का जिक्र किया, जिस डिबेट में मैं नहीं था लेकिन आपके मैंने देखा था उसको, तो वो नाले, एक तरफ नाले में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ मानिए अखिलेश यादव जी साइकिल देते थे बच्चों को कि लो बेटियों तुम जाओ और स्कूल का जो तुम्हारा रास्ता है उसे सुगम किया जाए। जब एक गरीब बच्चा देखता था पूरे बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चों को लैपटॉप पर दुनिया देखते हुए, तो मानिए अखिलेश यादव जी ने उसको कहा, बेटा ले तू गरीब होगा लेकिन उत्तर प्रदेश का है, तू भी ये दुनिया देखेगा इस लैपटॉप से। एक तरफ ये सोच थी, एक तरफ ये सोच है कि मैं ही जो कुछ हूं वो मैं हूं। जिस अभी मैडम ने कहा, जहां चाहूंगा बुलडोजर चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा छोड़ दूंगा। अरे सबसे ये पापी नहीं है, महापापी लोग हैं जो बच्चों के भविष्य खेल रहे हैं। असलियत में बुलडोजर तो इन सबके ऊपर चलना चाहिए, इन सबके घरों पर चलना चाहिए कि तुमने इस भविष्य, देश के भविष्य खेल रहे हो, प्रदेश के भविष्य खेल रहे हो। इन्हीं नौनिहालों में कोई साइंटिस्ट होगा, कोई हमारा इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई कुछ करेगा। तो आज इस भविष्य को खेलने का जो काम कर रही है, इसका जिम्मेदार वास्तव में उत्तर प्रदेश शासन है। और मैं उत्तर प्रदेश के शासन के जो मुखिया हैं उनसे मांग करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें और जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ ये समूह कर रहा है, जो पैसा देकर पद लेकर आए हैं, जो पैसा देकर, रिश्वत देकर जो पद पर बैठे हुए हैं और बच्चों की किताबें तक बेचकर उस रिश्वत के दिए हुए पैसे को वसूली कर रहे हैं, इन पे तो कार्रवाई करें। अपना भी स्वयं में मंथन करें कि आखिर अफसरशाही इतनी निडर कैसे हो गई कि बार जिस बीएससी की शिकायतें जा रही हैं वो उस पद पे बना हुआ है, उस पद से वो नहीं हट रहा है और उस पर वो तानाशाही कर रहा है। तो तानाशाही या तो ऊपर से ही आदेश है, मैं भी तानाशाही करूं, तुम भी तानाशाही करो, या और अगर ऐसा नहीं है तो योगी जी को ऐसे करना होगा, उन अधिकारियों को सड़क पर ला के दंडित करें। अब एक नजीर पेश कर दें उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में, कि अगर कोई बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्यथा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो नज़ीर जो है वो बनती नजर नहीं आती है और अगर ऐसी नज़ीरें बने तो निश्चित रूप से ऐसी तस्वीरों की पुनरावृत्ति ना हो कम से कम। एक बार फिर से पवन श्रीवास्तव जी आपका रुख करें। पवन श्रीवास्तव जी, ऐसे ही अधिकारी, मैं बीएसए की बात कर रहा हूं, बीएसए बहराइच पर तमाम आरोप लगे हैं और लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई अब तक कार्रवाई की बात सामने नहीं आई। लेकिन ऐसे ही अधिकारियों की जो रिश्वतखोर अधिकारी तमाम ऐसे होते हैं जिनको देखते हुए मुख्यमंत्री ने चल अचल संपत्ति और इसकी घोषणा की बात कही, लेकिन यह देखा जाता है कि उसमें भी अभी वेतन भी तमाम जो है राज्यकर्मियों के रोके गए इसी वजह से कि अपनी जो है आय और व्यय का ब्यौरा दीजिए। तमाम अधिकारी उसमें भी देते नजर नहीं आते। लेकिन यह भी समस्या का हल नहीं है कि जो भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी हैं वो इससे बाज आ जाएंगे, वो अपने परिजनों और रिश्तेदारों और उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो यह भी समस्या का हल नहीं है कि कोई अधिकारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जनता के पैसे को लूट रहा है, ऐसे पाप में शामिल है तो वो पकड़ा ही जाएगा। पवन जी जी मनोज जी, भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। अभी हमसे पूर्व जो है माननीय हैदर अली जी साहब बोल रहे थे, मानो मंच मिल गया था और सामने पब्लिक बैठी है, जनता बैठी, हाहाकार हो रहा है, मंच वाला भाषण दे रहे थे भैया हैदर अली भैया हमारे। ये समाजवादी पार्टी में कितना भ्रष्टाचार था ये हमको, आपको, जितने पैनल्स में बैठे सभी लोगों को पता है जी। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब वो आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के होनेस्ट सीएम कहलाते हैं। धरातल पे कार्रवाई करने वाले जाने जाते हैं। जो बुलडोजर की बात आती है तो बुलडोजर चलता है, वो एक तरफा नहीं चलता है। यहाँ छांगुर का प्रकरण हुआ था तो छांगुर पे भी बुलडोजर चला है और उपाध्याय बरेली का था, उसके घर पे भी बुलडोजर चला। ये गलत बात है, ये उसको दुष्प्रभावित नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो ये किताबें मिले हैं, नवनिहालों बच्चों की किताबें मिले हैं, ये बहुत गलत है और इसका कहीं ना कहीं जो है आदित्यनाथ योगी के ऊपर मुझे विश्वास है कि इस पे कार्रवाई करेंगे, दंडित करेंगे, उसमें कहीं भी कोई बक्सा नहीं जाएगा। जो उनकी अभी तक ईमानदारी देखे आए, लेकिन इनकी जो जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था थी उस पे ये दाग है। हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, ये दाग लगाने वाले वो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या इनके नेतागण हैं, कौन है ये समय बताएगा। लेकिन
उचित यही होगा कि जो है इसका जब भी कभी भ्रष्टाचार की बात हो उसका राजनीतिकरण ना हो कि हम अच्छे हैं वो गलत हैं। अरे अखिलेश यादव जी है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, क्या क्या किए हैं बच्चों के लिए ये सब जानते हैं। बच्चों से गलती हो जाती है, कितने भ्रष्टाचार होते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों से खेल होता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश की जनता 2 बार से चुन रही है तो इनकी ईमानदारी पर, और अगर इनके ईमानदारी पे काला दाग लग रहा है तो इनके लिए भी घातक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनको सचेत होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके दिखाने की आवश्यकता है कि आदित्यनाथ योगी कभी किसी को बख्शते नहीं है। निश्चित रूप से विनय पवन श्रीवास्तव जी, ऐसी तस्वीरें कोई मैं यही कह रहा हूं बार बार कि ये तस्वीरें पहली बार नहीं आ रही, किसी एक जनपद से नहीं आ रही है और इसी सरकार में नहीं आ रही, पहले भी आती रही हैं। लेकिन अब मौजूदा सरकार है अगर तो सवाल उसी से पूछा जाएगा और उन्हीं के अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। विनय कक्कड़ जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। जैसा कि अभी पवन श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बेदाग छवि के हैं और स्पष्ट रूप से वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की छवि को ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि भी प्रभावित करते नजर आते हैं, दाग लगाते नजर आए हैं। इसीलिए सवाल हम कर रहे हैं कि अगर आपका मुख्यमंत्री इस तरीके का हो, जनता के एक एक कामों की खुद जाकर निगरानी करना चाहता हो, करता हो, उसके बावजूद भी अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वहां के अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो क्यों सरकार की छवि खराब कर रहे हैं? वो क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और पवन जी की एक और बात भी है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहाँ पे सत्ता पक्ष से आलोक जी बैठे हुए हैं और वो लगातार इस बात को समर्थित कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो ये विपक्ष केवल राजनीतिक वाले टिप्पणियां कर रहा है, इससे कोई फायदा तो होता नहीं है। पर हाँ ठीक है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। नहीं, हैदर अली जी ने भी कोई ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, वो विपक्ष के नाते उनकी कहने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उन्होंने भी इसको माना है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी से उन्होंने भी जवाब दिया। विनय जी अब कार्यवाही तो मैंने जैसा कहा कि ये एक रिएक्टिव मेजर हो गया जो इमीडिएट बेसिस पे तुरंत होना चाहिए जी, वो एक चीज है। पर बात मनोज जी यहाँ पे ये है कि सरकार कोई भी आए, सिस्टम तो हमारा ही रहेगा। वो जो एक डायलॉग है ना ब्यूरोक्रेसी का, हाँ। वो यहाँ पे चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो प्रशासन है इनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो ये शिक्षा माफिया के साथ शिक्षा के बाजारीकरण को लेके चल रहे हैं, तो इनको नहीं फर्क पड़ रहा। योगी जी का डर इनको नहीं लग रहा है, इनके कामों से ऐसा लग रहा है कि इस सरकार का भी इनको समझ नहीं आ रहा कि योगी जी एकदम साफ छवि के नेता है और वो अपनी छवि को दागदार नहीं होने देंगे। लेकिन ठीक है विनय जी, आपकी बात है अभी इन लोगों को। ठीक है विनय जी, आपकी बात है कि कुलदीप जी बहुत कम शब्दों में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से कह रहा, अगर सिस्टम में कहीं चूक है तो हमें उस चूक को एक्सेप्ट करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है और वो पूर्व की सरकारों में हार अभी भी है, क्योंकि शिक्षक नेता होने के नाते मैं तो दिन प्रतिदिन ये देख रहा। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी। जी मनोज जी, मेरी बात पूरी होने दे। मैं कह रहा कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर चरम पे भ्रष्टाचार है। आप डीएसए ऑफिस की बात करो, आप डीआईएस ऑफिस की बात करो, आप जेडी ऑफिस की बात करो, हर ऑफिस के अंदर आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। अगर ट्रांसफर पहले पैसे देकर होते थे तो इस सरकार में भी अगर शिक्षक ट्रांसफर कर रहे, ट्रांसफर की फाइल इधर से उधर हो रही तो 2.5 लाख रुपए इधर देने पड़े और 2.5 लाख रुपए उधर देना पड़े। और पता चला कि बीच में डीआईओएस या जेडी का ट्रांसफर होगा तो उसके वे पैसे भी मरे। अगर कोई महिला शिक्षिका अपनी सीसीएल भी अप्रूव करावे तो उसे ऑफिस में जाके पैसे देने पड़े। इस देश में मृतक आश्रित पे अगर कोई ज्वाइनिंग कर रहा तो डीआईओएस ऑफिस और जेडी ऑफिस में पैसे देने पड़े। तो आप ये कैसा कह सके कि भाई जो है शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं? और जो ये किताबें पकड़ी गई ये भी कहीं ना कहीं उसी भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। अगर शिक्षा से भ्रष्टाचार खत्म होता तो क्या इस तरीके का प्रकरण हमें देखने के लिए आता? तो कहीं ना कहीं शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त करना पड़ेगा। हाँ। और एक बात और कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा, मैं इस चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी जी को भी ये सलाह दे रहा कि आप किस तरीके के अफसर अपॉइंट करते हैं, आप उसमें भी ध्यान दे। जरा मैं एक बात का संज्ञान आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा
चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो हमारे पूर्व के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार बनाए गए। क्यों भाई, क्या कोई शिक्षाविद इस पद पे नहीं बैठाया जा सकता था? आप एक बात बताओ भाई, जिसने पूरी जिंदगी अपनी पुलिस व्यवस्था को दे दी, अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा चयन बोर्ड निश्चित रूप से इसका जवाब हम इस सवाल को नाहिद जी के पास लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी हम आपके पास आ रहे हैं। अभी जो ये बात आई कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम तो हमारा होगा, क्या मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए यही डायलॉग अपना रखा है इन अधिकारियों ने? आलोक जी। देखिए मनोज जी, अभी बहुत सी बातें राजनीतिक रूप ले ली हैं। मैं भी चाहता तो इसको राजनीतिक रूप देके पल्ले झाड़ लेता, बेशक आपने, लेकिन मैंने पल्ले झाड़ने का काम नहीं किया है। गलती हुई है, इसको मैंने साफ गोई से कबूल किया है। बिल्कुल। और रही बात आदरणीय योगी जी की, तो योगी जी की जो छवि है वो बिल्कुल दागदार नहीं है, कहीं से भी उन पर कोई धब्बा नहीं लगा है। और जब उनके संज्ञान में बात आ चुकी होगी मेरे समझ से, मैंने अभी यहीं से बैठे बैठे एक मेल भी भेजा था जब आप बीच में ब्रेक में गए थे, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जहां तक उन्होंने प्रदेश को साफ सुथरा करने की कवायद में बुलडोजर इत्यादि चलाए हैं, कहीं से उस पर उंगली नहीं उठी है कि उन्होंने गलत किसी निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चला दिया हो। जो लोग इस तरीके की भाषा नहीं समझते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में समझानी पड़ती है। बेशक। और जितने भी काउंटर हुए हैं, वो सब लोग ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, सभी काउंटर में मारे गए हैं। और आज उत्तर प्रदेश 1 मिलियन इकोनॉमी की तरफ मुखातिब है, चौतरफा विकास हो रहा है। और जब से बड़ी बात, जनता में लोकतंत्र का फैसला सबसे सर्वोपरि होता है। जनता ने उनको अगर दोबारा चुना है, इसका मतलब जनता को उनके किए गए कार्यों पर निश्चित रूप से जनता उनको प्यार करती है और जनता चाहती है उनका शासन हो, इसलिए उनको चुना है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी माना है कि अधिकारियों की निरंकुशता जो है ये ऐसे कार्यों को प्रभावित कर रही है। बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी आलोक जी जुड़े रहिए। नाहिद जी, छोटी सी टिप्पणी आपसे, आप क्या कहेंगी जिस तरीके से जो स्वच्छ छवि है योगी जी की? दूसरी चीज जो कुलदीप जी ने जो अहम सवाल उठाया था प्रशांत जी के का नाम लेकर, देखिए मनोज जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर पिछले 5 साल को आप उठा के देख ले, क्या रिश्वत लेना ही खाली भ्रष्टाचार होता है? यदि आप अपने काम को सुचारू रूप से नहीं करवा पा रहे हैं, आप जस्टिस सही नहीं करवा पा रहे हैं सही लोगों के साथ, वो भी भ्रष्टाचार है। और ये सिर्फ बार बार ये कह देना कि छवि बहुत अच्छी है, उन्होंने किसी तरह का भ्रष्टाचार किया, मैं नहीं मानती। जब योगी जी आए थे तभी उन्होंने हजरतगंज में पैदल चल के मजनू ऑपरेशन शुरू किया था। आप कितनी महिलाओं के केस आपके चैनल पे हम बैठ के करते हैं, जो चैनल में नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। कितना लंगड़ा ऑपरेशन हुआ, कितनी जगह पुलिस पाई गई, जबरदस्ती मारा पैर पे और कट्टा रख दिया उसकी जेब में, जज के सामने जाके बच्चे बयान दे रहे हैं। तो ऐसे आप झूठी आप चेहरा ना बांध दिया करिए, इसको भी भ्रष्टाचार में कहते हैं। अगर अपने पद पर, संवैधानिक पद पे बैठकर आप एक तरफा न्याय करेंगे तो उसको भी भ्रष्टाचार कहा जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा नेता चाहते हैं अपने प्रदेश में, एक ऐसा मुखिया चाहते हैं जो सबके साथ निष्पक्ष होकर न्याय करे। निश्चित रूप से नाहिद जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समय समय पर मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ ये बात कहते रहे कि जिसको जिस भाषा में, अगर सठे साठे हम समाचारित की भाषा अगर जो समझता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आगे समय इजाजत नहीं देता। नाहिद जी आपका बहुत शुक्रिया, हैदर अली जी आपका बहुत शुक्रिया, कुलदीप मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया, विनय कक्कड़ जी आपका बहुत शुक्रिया, पवन श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया और आलोक वत्स जी आपका विशेष शुक्रिया। और उम्मीद आपसे करते हैं, आप न सिर्फ एक प्रखर प्रवक्ता हैं बल्कि एक जिम्मेदार जो है कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के, और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले कई कार्यक्रमों में आप जुड़े हैं और आपने संजीदगी से उस विषय को लिया है, जिम्मेदारों तक पहुंचाया है, और आज भी हम उम्मीद करते हैं इस विषय को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। इस पाप के पीछे जो लोग हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और इस तरीके की कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी, ताकि कोई और व्यक्ति इस तरीके से इन नौनिहालों के साथ पाप ना कर सके। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे